चलो स्टार्ट करें। ये चैप्टर में आपको स्टार्ट में मुझे बहुत सारा इज्जत देना है, क्योंकि जो आप स्टार्ट में ध्यान दोगे उसके बेसिस पे आप खुद सॉल्विंग करोगे पूरा आगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ ध्यान से समझना। करें स्टार्ट। यस। तो इतने टाइम से हम लोग बोल रहे थे कि ड्यूटीज़ लगाएंगे, कस्टम्स ड्यूटीज़ लगाएंगे, क्या रेट पे लगाएंगे, कौन से टैरिफ में क्लासिफाई होंगे, फिर कस्टम्स ड्यूटी कब लगेगा, ये तक हमने देखा बराबर। अब हम देखेंगे किस वैल्यू पे कस्टम्स ड्यूटी लगेगा बराबर। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। हमने सेक्शन 14 बोला था, शायद याद होएगा तो, है ना। जीएसटी में सेक्शन 15 था वैल्यू का, यहाँ पे 14 है। तो स्टार्ट करें। ये चैप्टर में हम देखेंगे ड्यूटीज जो है कस्टम की, ये चार्ज होती है नंबर 1 इंपोर्टेड गुड्स बराबर, और नंबर 2 परफेक्ट। एक्सपोर्टेड बोलेंगे क्या? नो, एक्सपोर्ट गुड्स बराबर। कुछ कुछ एक्सपोर्ट गुड्स पे लगता है। ठीक है, अब इन पे है ना, जब हम वैल्यू पे चार्ज करेंगे, मतलब ड्यूटीज जो है जब हम चार्ज करेंगे, या तो हो सकता है बाय वे ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी हम चार्ज करें। जैसे कि अगर आपने 1000 यूनिट्स खरीदे तो आपको 500 रुपया लगेगा। एग्जाम्पल, यूनिट से लिंक किया हमने, क्वांटिटी से लिंक किया हमने, वगैरह वगैरह। बट कहीं पे भी हमने परसेंटेज डाला या वैल्यू से लिंक किया क्या? नो। स्पेसिफिक ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स बराबर। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, वेट कितना है उसका, या वॉल्यूम कितना है वो गुड्स का, कि इतना केजी मंगवाओ, इतने बैग्स मंगवाओ तो बराबर। और एड वैलोरम मतलब एड वैलोरम मतलब वैल्यू पे आप सीधा परसेंटेज लगाओगे बराबर। अब अगर आप इधर हो तो हमको प्रॉब्लम नहीं, कितना यूनिट्स मंगवाए उस पर हम। बट जब आप वैल्यू का बात करते हो तो वैल्यू कैसे निकलेगा इज द क्वेश्चन। एक तो बहुत सारे अमाउंट्स है, जैसे अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया, फ्रेट करवाया, तो उसके पहले का वैल्यू, उसके बाद का वैल्यू, करेक्ट। इसके अलावा रेट कौन सा है, इसके अलावा कन्वर्ट कैसे करें। यस, तो ये सब हमको एड वैलोरम में देखना रहेगा। और हमको ये चैप्टर में वैल्यूएशन इधर का पार्ट जो है वो निकालना है, समझे? ठीक, नेक्स्ट पार्ट पढ़े क्या इसको? The manner in which customs duty is charged on goods imported into India or goods exported from India, export duty is either by way of, ये एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया मतलब जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उन पे जो ड्यूटीज लगेंगे उसका बात कर रहे हैं।
Specific duty where the duty is charged based on quantity, weight or volume of the goods rather than their value. Ad valorem expressed as percentage of the value, for example 10% ad valorem, correct. ऊपर specific duty 658 rupees per 10 grams of gold. इधर पे exported क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हम जो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं बना उससे इतना बड़ा, ठीक है. जहाँ पे बनेगा वहाँ पे दिखेगा हमको नीचे वापस. India, like many countries, continues to levy both specific and ad valorem. तो इंडिया में क्या दोनों तरीके के टैक्सेस लगते हैं? आंसर इज यस. कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स पे ये लगते हैं, कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स में ad valorem लगता है. And the policy objectives. In order to determine the customs duty payable on ad valorem basis, we need to ascertain the value of goods, often called as assessable value. तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलने वाले हैं? और क्या हमको ये वैल्यू निकालना है? यस. Section 241 of the Customs Act defines value in relation to any goods or the as the value thereof determined in accordance with the provisions of subsection 1 and subsection 2 of section 14. हमने क्या 14 का थोड़ी देर पहले एक बार बस ऐसे ही बोला था मुझसे. तो वैल्यू हमको कैसे निकलेगी? सेक्शन 14(1) एंड 2. सेक्शन 14(1) बात करेगा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू का, 14(2) आपका बात करेगा टैरिफ वैल्यू का. The provisions of these sections along with relevant rules have been discussed in detail in the subsequent paras. Before that, let us first get conversant with the technical terms relating to value in the course of import or export. International commercial terms, इनको terms are as follows. ठीक है, तो हमको 1 में क्या दिखेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू. और इसमें क्या दिखेगा? इधर तक समझे हो? एक भी पॉइंट में डाउट है? ड्यूटीज इंपोर्टेड गुड्स पे चार्ज होगी या तो एक्सपोर्टेड गुड्स पे चार्ज होगी जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस समय में. बाय वे ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी बेस्ड ऑन क्वांटिटी, वेट वगैरह वगैरह अदर देन वैल्यू, या बेस्ड ऑन वैल्यू. अगर स्पेसिफिक है कोई चीज़ को लेकर के तो स्पेसिफिक बोला जाता है. परसेंटेज रहा तो एड वैलोरम. इंडिया में दोनों है क्या? यस. हम देख रहे हैं एड वैलोरम के लिए जब वैल्यू निकालना होता है तो असेसिबल वैल्यू चाहिए होता है. सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 एंड 2. 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू, 2 टैरिफ वैल्यू. इधर तक क्लियर है? अभी हम इनको टर्म्स देख रहे हैं, ठीक है. इनको टर्म्स क्या है? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, बहुत ध्यान से देखना, एकदम ही ध्यान से, ठीक है. 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखेंगे. एक आपका फेवरेट, एक्स फैक्ट्री प्राइस. अब देखेंगे हम डिटेल में एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब. फैक्ट्री मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन मतलब जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है. हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरर ने बना के जब गेट पे रख दिया, लेके जाने का जिम्मेदारी हमारा नहीं है, बना के गेट पे रख दिया, तो ये बनाने में जो भी कॉस्ट लगा है वो है मेरा एक्स फैक्ट्री प्राइस. सिंपल. पढ़े इसको. X factory price, it is the price of the goods at the factory gate. It includes cost of production. ये फैक्ट्री गेट है, गेट है हाँ. ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब वो जितने में भी बेच रहा है वो प्राइस आ गया। मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट मार्जिन और फ्रेट का खर्चा आएगा क्या? नहीं। गेट पे छोड़ रहे हो उसके आगे का खर्चा हम लेंगे क्या? नहीं। सिंपल। तो दिस विल नॉट इंक्लूड फ्रेट। सही है। फॉर आउटवर्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझे? क्लियर है? एक्स फैक्ट्री प्राइस मतलब हम बना के जो बाहर रख रहे हैं। सपोज अपन ने इधर कुछ प्रोडक्शन किया, ठीक है, केक बना रहे हैं हम, मस्त बेक किया, सब कुछ किया, जितना भी हमको खर्चा लगा, हमने केक बनाया, अपना प्रॉफिट सपोज हमको कॉस्ट लगा 500 रुपीज़ का पूरा केक बनाने में। अब ये केक मैंने दरवाजे के पास रख दिया और बोला कि केक का कॉस्ट तो मेरे को 500 रुपया लगा, ऊपर से मेरा प्रॉफिट 300 रुपया, 800 रुपया एक्स फैक्ट्री प्राइस। अगर तुम डिलीवरी करवाओ मेरे से तो डिलीवरी प्राइस मेरा एक्स फैक्ट्री प्राइस है क्या? नहीं। एक्स फैक्ट्री में डिलीवरी कॉस्ट नहीं आएगा। समझे? पक्का? जितने में मैं गेट के पास रख रही हूँ दैट एंड ओनली दैट अमाउंट इज माई एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्लियर हो गया? ये वापस कंफ्यूज नहीं हो गया इसमें? एक क्वेश्चन पूछूं आपको, इसके रिलेशन में नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि आपका उसमें डाउट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक्स फैक्ट्री डिलीवरी है, मतलब मेरा कैसा डिलीवरी है? अपने डोर तक। आप मेरे को बोल रहे हो कि अरे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ और 100 रुपया लगेगा, तो क्या एक्स फैक्ट्री में ये 100 रुपया इंक्लूडेड है कि ऐड होएगा? ऐड होएगा। तो इसीलिए हम जीएसटी में सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोल के ऐड करते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता था एक्स फैक्ट्री का। अगर मैं आपको बोलूँ, जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन था, कि मैं आपके डोर स्टेप पे पहुंचा रही हूँ और उधर तक का अमाउंट इज 1000 रुपया, इसमें ट्रांसपोर्टेशन समझो 200 रुपया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000, क्योंकि मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपके घर तक पहुंचा रही हूँ। अब इसमें बीच में कितने भी चार्जेस होने दो, मैंने आपको कितना चार्ज किया? 1000 रुपया। समझे? अब आई होप वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा। आगे बढ़े। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट जो बोलता है इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स एट द फैक्ट्री गेट। इधर लिख भी लेते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स एट परफेक्ट फैक्ट्री गेट। सही है? ये हुआ आपका पहला पार्ट। दूसरा है FAS, free alongside. It is the cost at which the export goods are delivered by the seller to the port of shipment but not on board. बोर्ड पे चढ़ा रहे हैं क्या ये? उसका कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं हम, सिर्फ कितना बोल रहे हैं? टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, जिधर तक वो पोर्ट है उधर तक हम छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल अगर इमेजिन करना हो तो,
हम अगर कैब से, ऑटो से स्टेशन जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, तो स्टेशन तक छोड़ने जितना खर्चा हम बोल रहे हैं, कूली जो आगे चढ़ा के देगा हमको सामान ट्रेन के अंदर, हम वो इंक्लूड कर रहे हैं क्या इसमें? नो, हम खाली इधर तक जाने तक का बोल रहे हैं ऑन बोर्ड, बराबर। सॉरी, ऑन बोर्ड नहीं, टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट तक ऑन बोर्ड नहीं, ऑन बोर्ड मतलब अंदर चले गए हम, समझे? तो लिखे इसको, पहले आगे का पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। The buyer assumes the cost and risk from that point onwards, including loading the goods onto the ship, transit freight, insurance, and further transportation. It includes ex-factory price plus local freight and local taxes. अब अगर थोड़ा बड़ा सोचे हम, तो हम यूएसए से कुछ माल इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए में जो पार्टी बैठी है वो उसके गेट तक जो प्राइस लगाती है वो कौन सी प्राइस हुई? अच्छा, उसके गेट से जब वो यूएस के वाटर में लेके जा रही है, शिपिंग एरिया के पास लेके जा रही है, शिपिंग पोर्ट तक लेके आ रही है, जो भी खर्चा लगेगा, क्या वो सीएफएस, क्या नाम है उसका, एफएएस में इंक्लूड होएगा? यस, समझे? ये यूएस का ही वाटर है, चढ़ाने का अंदर पोर्ट में इंक्लूड होएगा क्या? ऑन बोर्ड नो, पोर्ट तक पहुंचने का होएगा, पक्का क्लियर है? ठीक है, लिखे इसको, तो मेरे को बोलते हो एक एक पार्ट। FAS मतलब कॉस्ट, समझे? नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स फैक्ट्री गेट पे, FAS फ्री अलोंग साइड गेट तक प्लस लोकल फ्रेट एंड लोकल टैक्सेस अप टू द पोर्ट एंड नॉट ऑन बोर्ड चार्जेस, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका FOB। ये सबसे ज़्यादा आप देखोगे इधर पे क्वेश्चन में। FOB मतलब means the stage at which the goods are placed on board vessel at the port of, जब आपने ये जो है शिपमेंट के पोर्ट में चढ़ा दिए गुड्स, अभी भी आप यूएसए वाटर में हो, तो ये क्या रहेगा? फ्री ऑन बोर्ड, FOB, करेक्ट। Once the goods are on board, the buyer assumes responsibility for freight, insurance and other costs related to the transportation. जैसे ही ये चढ़ गया, अगर मैं FOB बोल रही हूँ तो सिर्फ इधर तक का कॉस्ट रहेगा, इसके आगे अगर मुझे इंडिया में बुलाना है इसको,
थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है इंडिया, बट ठीक है। अगर मुझे अपने कंट्री में बुलाना है इसको, तो मेरे को इधर इंश्योरेंस का खर्चा लग रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जब मैं एफओबी प्राइस बोल रही हूँ तब मैं सिर्फ इधर तक का प्राइस बोल रही हूँ। मैं ये बेयर करूँगी क्या? मैं सप्लायर हूँ, मैं ये बेयर करूँगी क्या? आंसर इज नो। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ? बायर का, जो इंडिया में बैठा है। जब मैं बोल रही हूँ मैं एफओबी में बेच रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं एफएएस में बेच रही हूँ, मेरा जिम्मेदारी है पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक लेके आने का, चढ़ाने का, पहुँचाने का जिम्मेदारी बायर का रहेगा। इसलिए ये जो लाइन है आपने ये देखी रहेगी, the buyer assumes the cost and risk from the point onwards, including loading on the ship, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस, सब कुछ बायर का। एक्स फैक्ट्री में गेट तक का मेरा, उसके आगे पूरा बायर का। समझे? तो जब मैं एफओबी बोलूं, मतलब मैं क्या बोल रही हूं? FAS प्लस परफेक्ट। लोडिंग चार्जेस क्यों ऐड किया हमने, समझा? इधर FAS में आप पोर्ट तक के ला रहे हो, आप पोर्ट तक लाए, FAS में लोड कर दिए गाड़ी में, ये जाने दो, इधर तक समझा? सिर्फ गाड़ी में लोड कर दिया, बस। गाड़ी चली, हमारे पास आई, कितना खर्चा लगा आने वाने में, कोई लेना देना नहीं। हमारा जिम्मेदारी है गाड़ी में चढ़ाने का। प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड सेस। अगर हमारा ही कंट्री का यूएस में कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो वो भी पे करे, मतलब पे करेंगे हम लोग। ये क्लियर है? अब समझो, आप असली में करा रहे हो सपोज कोई कंट्री से एक्सपोर्ट, आप क्या करोगे? सबसे पहले माल बना के अपने फैक्ट्री गेट पे छोड़ोगे, एक्स फैक्ट्री। फिर क्या करोगे? इसको पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक के लेके जाओगे। ये क्या हुआ हमारा? FAS। फिर क्या करोगे? आप गाड़ी में चढ़ाओगे। गाड़ी में चढ़ तो गया, अभी आप कहाँ हो? लेकिन USA का पानी क्रॉस करके हमको कहाँ पहुँचना है? इंडिया। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है कौन बेयर करेगा? बायर, अगर हम FOB में है तो, बराबर। अब जब भी अपने प्रोडक्ट्स जाएंगे तभी आपको फ्रेट, मतलब जाने आने का खर्चा लगेगा, जाने का खर्चा रादर, आने का नहीं, जाने का खर्चा लगेगा। और जब भी आप ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट बेचते हो ना, इंश्योरेंस करवाते हो, तो फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा। तो फ्रेट प्लस इंश्योरेंस कब तक का समझोगे आप? इंडिया के पोर्ट पहुंचने तक का। तो FOB प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ इंडिया, ये प्राइस हुआ आपका CIF। समझे? पक्का 100% CIF पढ़े। It is the cost at which the goods are delivered at the Indian port. तो CIF मतलब क्या है? परफेक्ट। स्टेटमेंट में बोलो तो
cost at which the goods are delivered at the Indian port. बराबर क्या आएगी वैल्यू बताना, FOB प्लस समझे, ये हुए हमारे इनको टर्म्स. यस, आई होप 100% क्लियर हो गए ये टर्म्स. अब जो आपको नहीं समझाता पहले वो वाले पार्ट पे वापस आते हैं. अब जब मैं आपको बोल रही थी FOB प्राइस मतलब इधर तक की प्राइस, इधर तक की प्राइस, इसमें अगर मैं इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करके इंडिया में भिजवाऊँ तो मेरा क्या आया, समझे. तो ये टेबल लिखते हो. आगे बढ़े. तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है, हमने बोला सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्या बोलेगा हमको, ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में. यस, टू टैरिफ वैल्यू के बारे में. पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू देखते हैं. सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 प्रिस्क्राइब्स द मोड ऑफ आइडेंटिफाइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ customs duty. The provisions of section 14 are discussed below. Section 14 subsection 1 देखिए, subsection 1 lays down that for the purposes of the Customs Tariff Act 1975 or any other law for the time being in force, the value of the imported goods and export goods shall be the ट्रांजैक्शन वैल्यू. क्या सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 भी यही बोलता था, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, वेयर क्या बात, वेयर बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. वेरी नाइस. इधर भी है क्या वो कंडीशन, देखते हैं. हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू of such goods. एक्सपोर्ट का केस, इंपोर्ट का केस. पहले इंपोर्ट देखते हैं. प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड बोथ द पार्टीज आर, इधर अभी एक्सपोर्ट में देखते हैं, वेयर बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस द सेम चीज. अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन 14 सबसेक्शन 1. ठीक है, जो बोलता है हमको वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर वही सेम परफेक्ट. क्या ये दोनों हमने जीएसटी में भी देखा है?
अभी एडिशनल कंडीशंस देखते हैं हम. In case of export goods, the transaction value shall be the price actually paid or payable for the goods. ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल देखते थे, बराबर. ठीक है. इंपोर्ट के केस में द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स, सेम टू सेम इधर तक के. ठीक है. ट्रांजैक्शन वैल्यू को अपन लिख दे क्या, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल the price actually paid or payable for the goods, बराबर. yes. next part, when sold for export from India. import में क्या आ गया, when sold for export to India. मतलब हम import का डेफिनेशन बोले, उधर पर हम export का डेफिनेशन बोले, बाकी सेम है तो हम उसको लिखते ही नहीं है. हमारा कॉमन रह जाएगा. इंपोर्ट मतलब हमको पता है इंडिया में आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब पता है इंडिया के बाहर जा रहा है. नेक्स्ट पार्ट, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन. फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. जो मैंने आपको करेक्ट करा था अभी लास्ट में, एक चीज़ ऐड किया था, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. यस, इसको हम लोग लिखेंगे. ठीक है. import export. फॉर import export. import के केस में क्या है, बोलो, पढ़ के बोल सकते हो. फॉर डिलीवरी एट द टाइम. अच्छा, ये पूरा ही लिख लेते हैं अपन. दो मिनट, ये बहुत ज़रूरी है. द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर, एक बेंच आ गया जब उन्हें. ठीक है. The price actually paid or payable for the goods when sold. आगे for इन इंडिया लिख दें हम टू अवॉइड कंफ्यूजन. और एक्सपोर्ट के केस में फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. परफेक्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं हमको, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ. at the time
at the place of डन। ये क्लियर है पक्का? आगे बढ़ते हैं। However, in this case also further conditions may be specified in the rules made in this behalf. उधर पे भी हमने देखा था क्या, सेक्शन प्लस रूल्स, इधर पे भी हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सेक्शन 14 प्लस रूल्स। यस, हम रूल्स में जाएंगे थोड़ी देर से, बट सेक्शन समझा हमको। सच ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल ऑल्सो इंक्लूड एज अफोरसेड, ये सारी प्राइस ये हम रूल्स में देखेंगे। टू द एक्सटेंट एंड इन मैनर स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, इसलिए अभी हम देख रहे हैं क्या, नहीं, रूल्स बाद में देखने वाले हैं। इधर इन्होंने बोला है रूल्स में एज में भी स्पेसिफाइड, रूल्स अभी हम देख रहे हैं क्या, नो। सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, ये सारी चीज़ें अभी हम रूल्स देख रहे हैं क्या, नो। आगे बढ़े, इधर तक 100% क्लियर है। एक क्वेश्चन देखिए ये बेसिस पे, इलस्ट्रेशन 3, .42 Mother Mary Hospital and Research Center imported a machine from Delta Scientific Equipments, Chicago for in-house research. मदर मैरी ने क्या किया, इंपोर्ट करा क्या, मदर मैरी ने इंपोर्ट करा, the price of the machine was settled at $, फटाफट बोलो, हाँ, प्राइस इस पे सेट हुआ था। द मशीन वॉज शिप्ड ऑन, मीनवाइल द हॉस्पिटल अथॉरिटीज, ये शिप कब हुआ, ठीक है, मीनवाइल, और इधर ही ये लोग क्या कर रहे थे, द हॉस्पिटल अथॉरिटीज नेगोशिएटेड फॉर अ रिडक्शन इन द प्राइस। As a result, Delta Scientific Equipments agreed to reduce the price by $850. तो डेल्टा ने बोला ओके, हम लोग आपको डिस्काउंट देंगे, सही है। एंड द रिवाइज्ड प्राइस इज 4150 बराबर, अंडर अ टेलेक्स, हमने मिसलिनियस में देखा था, टेलेक्स फैक्स से आया बराबर, डेटेड 15th of April, बट ये कब हुआ, 15th April। द मशीन अराइव्ड इन इंडिया ऑन, इंडिया में कभी आई अपनी मशीन, द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैज डिसाइडेड टू टेक द ओरिजिनल प्राइस एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू of the goods on the ground that the price is reduced only after the goods have been shipped, क्योंकि इसके शिपिंग के बाद आपने प्राइस जो है वो रिड्यूस करा, तो कमिश्नर बोलता है तुमको 5000 लेना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कस्टम्स ड्यूटी, बराबर। डू यू अग्री टू द स्टैंड टेकन बाय कमिश्नर, गिव रीजंस इन सपोर्ट टू योर आंसर, बोलो।
डू यू अग्री? हाँ 18th ना, 10 को गाड़ी में उधर से उन्होंने शिफ्ट करा। क्यों? परफेक्ट, आंसर इज डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर इन इंडिया, अगर हम बोले तो फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो जब हम इंपोर्ट किए वो टाइम का प्राइस देखेंगे, अगर वो टाइम का प्राइस डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी टेकन। यस, आंसर चेक करें। No, the commissioner's approach is not correct in law. As per section 14 of the Customs Act, the transaction value of the goods is the price actually paid or payable for the goods at the time and place of importation. Further, the Supreme Court in the case of Garden Silk Mills versus UOI has held that the importation gets complete only when the goods become part of mass of goods within the country. Therefore, since in the instant case the price of the goods was reduced while they were in transit, it could not be contended that the price was revised after importation took place. Correct? Importation कब हुआ? जब वो एक्चुअल में मास का मतलब जो इधर पे पार्ट बना। Hence, the goods should be valued as per the reduced price, which was the price actually paid at the time of importation. समझे? Next question भी try करें। A had imported goods from Finland. A ने गुड्स मंगवाए कहाँ से? फिनलैंड से। Due to deep drought at the port, such goods were not taken to the jetty in the port but were unloaded at the outer anchorage. इधर बाहर पे किधर पे गुड्स रुकाए गए क्योंकि इधर बहुत दिक्कत हो रहा था। ठीक है। The charges incurred for such unloading and transport of the goods from outer anchorage to the jetty in barges, उधर से निकाला और छोटे छोटे बोट्स में ला करके इंडिया तक लाया, बराबर। the charges were ₹1,35,000। बताओ ये वैल्यू आनी चाहिए क्या CIF वैल्यू में? A claims that such charges form part of loading and unloading charges and should be deemed to be included in the CIF value of goods made under rule whatever. Discuss the tenability of A's claim. ऐड होएगी अलग से, क्या वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी? आंसर इज नो। इंक्लूडेड जो एक्चुअल में इधर से इधर आई वो इंक्लूडेड थी, बट हमने कहीं पे बाहर रुकाई, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये भी आनी चाहिए जब तक आप इंपोर्टेशन करते हो। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, और जब कर रहे हो वो टाइम का वैल्यू लोगे आप। करेक्ट? तो ये तो आएगा ही, इसके साथ साथ एडिशनली ये ऐड होएगा। पढ़े आंसर? पढ़ो जोर से। वो कोई इंपोर्ट करा था क्या हमने, बाहर रुकाया था तो? नो। क्लियर हुआ? 100%।
लिखते हो? इधर तक हो गया है ना? इधर तक क्लियर है? यस। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको क्लियर है तो रिलेटेड पार्टी क्या है? क्योंकि हमने बोला अनरिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड पार्टीज कौन है? कौन से जीएसटी में? ओ, अच्छा, शेड्यूल 1 पैरा 2 बोलो तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ऐसा था। हम दो लोगों का बात कर रहे थे, एक रिलेटेड पर्सन्स का और डिस्टिंक्ट पर्सन्स का। ये दो अलग अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब सेम पैन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन है, रिलेटेड का अपना अलग लिस्ट है। अब रिलेटेड जो है उसका मतलब आई एम आस्किंग यू, बोलो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वेरी गुड। डायरेक्टर है कंपनी का, डायरेक्टर और ऑफिसर्स ऑफ वन अनदर्स कंपनी, और वेरी वेरी गुड। कितने इससे? अच्छा ठीक है, बोलो। एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, दो मिलके एक को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों रिलेटेड हुए। एक दोनों को कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों रिलेटेड हुए। कितना है? और पूरा बोलो। लॉ में जब हम है तब हम प्रिसाइज है। अगर आप सिर्फ 25 बोलोगे मतलब मैं 26 लो, तो नहीं हूँ ऐसा। क्या है? सेंटेंस बोलो अभी। अरे सिर्फ परसेंटेज बोल के बैठ गए। तो कौन रिलेटेड हुए? ए और बी? पक्का श्योर? ठीक है। आपको 75 क्यों याद होएगा? क्योंकि हमने बोला था 25 दोनों होल्ड कर, नहीं पता नहीं क्यों याद होएगा, ध्यान होगा। छोड़ दो, समझ में आया? तो रिलेटेड पर्सन्स का डेफिनेशन है ना, कस्टम्स में भी सेम है, खाली इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है? जो ये 26% वाला प्रोविजन जीएसटी में है ना, इधर पे 26% नहीं है। कितना है देखे? देखो कितना है। ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, सेम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, सेम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स। जीएसटी में हमने क्या बोला था? 25% और मोर, बराबर। इधर पे हम क्या बोल रहे हैं? 5% और मोर, बाकी सब सेम है क्या? यस। तो आप क्या करोगे? रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन लिखोगे, होमवर्क बिना देखे। जहाँ पे ये 5% है, 5% तो लिखना ही, नोट लिखना दूसरे पेन से। जीएसटी में इट इज़ 25% और मोर। समझे? पक्का? इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क मार्क करते हो या अभी खुद से पढ़ते हो? पढ़ लो, खुद से पढ़ लो। किसका? ऑफ? ऑफ बोथ ऑफ देम।
अगर ये दो कंपनीज का 5% और मोर होल्ड करता है तो ये दोनों रिलेटेड हुए, कहीं से भी हम रिलेटेड हुए क्या इससे? नो। क्या ये तीन लोगों की बात कर रहा है क्वेश्चन? सिंपल बात कर रहा है, ए ने बी का 31% और समथिंग कुछ होल्ड करा है, 30%, 31%, वॉटेवर। क्या ये दोनों रिलेटेड है? आंसर इज नो। ये कब रिलेटेड होंगे? जब इसका कंट्रोल होएगा बी पे। कंट्रोल कब होएगा? कंट्रोल इज एज सच नोवेयर डिफाइंड, बट हम बोलेंगे कंट्रोल जब भी 51% और मोर रहेगा तभी हम बोलेंगे वो कंट्रोल कर रहा है। तो 30%, 31% ये कोई सस्टेनेबल है आर्ग्यूमेंट रिलेटेड पर्सन्स के लिए? आंसर इज नो। जो 5% है वो इन दोनों की बात कर रही है, और 5% दो कंपनीज में आपने होल्ड करके रखा है, तो वो दोनों रिलेटेड हुए। कहीं से भी हम मिस्टर एक्स इनसे रिलेटेड है क्या? नो। समझा? पक्का? तो हम 1 रुपया भी चार्ज करें, ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो फिर रूल्स में जाएंगे या कुछ और देखेंगे। बढ़े आगे? इधर तक क्रिस्टल क्लियर है? सेकंड में डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस हम अभी नहीं देखेंगे, जिसका जब काम रहेगा तब देखेंगे। सेकंड के बाद थर्ड रूल है डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन। थर्ड बोलेगा हमको इज्जत देना है 12th को, ठीक है? 12th क्या है? रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। मतलब कि डिक्लेयर्ड कुछ भी करो आप, अगर रिजेक्ट कर दिया तो आपको नहीं कर पाओगे वो चीज़। पीओ को इज्जत दे रहे हैं हम। थर्ड जो है वो एक और चीज़ बोलेगा कि 10 को सब्जेक्ट टू 10, मतलब 10 को कंसिडर करना है हमको। तो हम क्या करेंगे? थर्ड के पहले 12th पढ़ते हैं, फिर थर्ड पढ़ते हैं, फिर 10th पढ़ते हैं, ठीक है? थर्ड का स्टार्ट देखते हैं इतना कि भाई सब्जेक्ट टू 12 या रिस्ट्रिक्टेड टू 12, जो भी वो वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं, फिर 12th पे जाएंगे। 2 आपका ऊपर गया डेफिनेशन वाला। 3 डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू रूल 12 पे चले। यस। Rejection of declared value. When the PO has reasons to doubt the truth or accuracy of the value declared in relation to any imported goods, he may ask the importer of such goods to furnish further information including documents or other evidence, and if after receiving such further information or in the absence of a response of such importer the PO still has reasonable doubt about the truth or accuracy of the value, it shall be deemed that the transaction value of such imported goods cannot be determined under the provisions of sub rule number 1 of rule number 3. समझे? रूल 3 कब चलेगा? जब रूल 12 बोलेगा ओके। At the request of an importer, the PO shall intimate the importer in writing the grounds for doubting the truth and accuracy of the value declared in relation to goods imported by such importer and provide a reasonable opportunity of being heard before taking a final decision. क्लियर है? पक्का? तो हम आ रहे हैं हमारे रूल्स के वर्ल्ड में। वैल्यूएशन फॉर इंपोर्टेड गुड्स, बराबर। सबसे पहला रूल हमने कौन सा देखा? जो क्या बोला? सब्जेक्ट टू तो हम 12th में गए। दूसरा हमने देखा रूल नंबर 12, करेक्ट।
रूल 12 क्या बोला हमको? रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। When the PO has reasons to doubt the truth or accuracy of the value declared in relation to any imported goods, he may ask the importer। ठीक है, PO को डाउट है, PO has doubts in relation to on the truth and accuracy, truth or accuracy of the value declared। in relation to any imported goods, बराबर। फर्स्ट स्टेप में पीओ को डाउट है, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? पीओ में आस्क बोलो द इंपोर्टर टू फर्निश received and satisfied, yes no, yes तो रूल 3 बराबर। बस बिफोर पासिंग द ऑर्डर OOPH प्लस रिजेक्शन के बाद importer can ask for can request बोलो सेकेंड पॉइंट। रिजेक्शन के बाद इंपोर्टर कैन रिक्वेस्ट द ग्राउंड्स, यस।
एक मिनट। हाँ, रिजेक्शन के बाद में इम्पोर्टर कैन रिक्वेस्ट, सीधा यही है। समझे? ये हुआ आपका रूल नंबर 12। क्लियर है? अभी इसके आगे की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। For the removal of doubts, it is hereby clarified, declared that this rule by itself does not provide a method for determination. ये कोई मेथड है क्या? दूसरे का सहारा बन के आया है ये रूल ऊपर? Yes. It provides a mechanism and procedure for rejection of declared value in cases where there is reasonable doubt that the declared value does not represent the transaction value. बराबर। Where the declared value is rejected, the value shall be determined by proceeding sequentially in accordance with rules 4 to 9। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 रिजेक्ट होता है तो फॉलो 4 to 9 in sequence the declared value shall be accepted by the PO if he is satisfied about the truth and accuracy after the said inquiry in consultation with the importers. The PO shall have the powers to raise doubts on the truth or accuracy of the declared value based on certain reasons which may include, inclusive है क्या reasons? इसको doubt क्यों आ सकता है? नंबर 1, अगर हमने एक पेंसिल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा है और पेंसिल का प्राइस दिखाया 1 करोड़, वो पूछ सकता है भाई वैल्यूएशन का किया, दिखाओ हमको कैलकुलेशन। फिर हमने बोला हमने एक डायमंड पेंसिल मंगवाया, इफ ही सेटिस्फाइड तो ओके। उसने देखा अरे नटराज का पेंसिल तुम 1 करोड़ बता रहे हो जो इधर मिलता है, तो गलत है, रिजेक्ट कर सकता है। यस। सेकेंड, कुछ तो भी भलता ही डिस्काउंट है, अपन ने जब एक्सपोर्ट करा सेल का, जो उसने सेल किया है या हमने सेल किया, ये इंपोर्ट का है वैसे, तो उसने सेल किया है वो प्राइस पे। द सेल इन्वॉल्व स्पेशल डिस्काउंट्स लिमिटेड टू एक्सक्लूसिव एजेंट्स, तब वो पूछ सकता है। द मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स एंड पैरामीटर्स सच एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ईयर में हम बता रहे हैं 2036 आया है क्या? 2036। द नॉन डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर्स सच एज ब्रांड, ग्रेड, स्पेसिफिकेशंस दैट हैव रेलेवेंस टू वैल्यू। ठीक है। द फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। समझे? रूल 12 समझा है का? गुड मॉर्निंग सेजल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, 12 लिखो, बट उसके पहले 1 मिनट। हाँ, ये क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू रूल 12, the value of imported goods shall be the transaction value adjusted in accordance with provisions of rule 10। तो पहले हम रूल 10 में जाएंगे, ठीक है। 12 को हमने ध्यान में रखा, अब रूल 10 में जाएंगे, करेक्ट? ठीक है, ये लिखोगे। सीधा रूल्स हेडिंग देखिए, 12th वाला लिख सकते हो। इसके बाद ब्रेक चाहिए क्या आपको? 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे।